हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसे का मैं रजत दावड़ा फिर से स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन ये एक नई वीडियो के अंदर। तो अब बारी किस चीज की है कि अब हमें क्या करना है कि सर हमने मनी तो कर लिया, हमने सर मनी तो कर लिया है। अब बारी है मनी के ही बड़े भाई को करने की, क्योंकि मनी और बैंकिंग दोनों कंबाइन 6 नंबर के आते हैं। तो मनी तो हो गया सर, अब बारी है बैंकिंग को अच्छे से निपटाने की। बैंकिंग को भी मनी की तरह 3 पार्ट्स में ही करेंगे। पार्ट 1 है इसके अंदर हम सेंट्रल बैंक और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को जानेंगे। अगले 2 पार्ट्स के अंदर हम उनके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स और कमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने सेंट्रल बैंक के साथ। चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। इस टर्म से तो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गया आप बैंकिंग टर्म से। ज्यादा कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं ऐसे कहते हैं सर कहाँ जाना है, 2-3 ऑप्शन नहीं होते ना कॉमर्स वाले बच्चों के मन में, सर या तो सीए करेंगे या सीएस करेंगे। और काफी और बच्चे होते हैं सर बैंक मैनेजर बनेंगे, क्योंकि जनरली 3 ही ऑप्शन आते हैं कॉमर्स के बच्चों के दिमाग पर। आइडियली से कॉमर्स इज अ वाइड वेराइटी, मतलब बहुत ही वाइड है कॉमर्स। तो आप इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे बैंकर्स होते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी अगर कोई बनना चाहे तो इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में सर्च करना बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलो अब वापस आ जाते हैं हम वीडियो के ऊपर। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो हम की पहली लाइन क्या है हमारी, द सेंट्रल बैंक इज एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। सर सेंट्रल बैंक क्या है, तो मैं कहता हूं सेंट्रल बैंक वो एक बड़ा बैंक है, एपेक्स बैंक है, वो एक बड़ा बैंक है जो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। किस चीज को कंट्रोल करता है, जितना भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, उन इंडिया का नहीं जो भी उनके रिस्पेक्टिव कंट्री है उसे कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। जैसे हम इंडियंस हैं, हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, आरबीआई। ये बहुत पहले भी आप पढ़ चुके होंगे और अभी वापस बता रहा हूं, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर इस तरीके से आरबीआई क्या करते हैं, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के एग्जांपल देते हैं हम, जैसे हमारे एसबीआई हो गया, पीएनबी बैंक हो गया और जितने बंधन बैंक हो गया, अपना बैंक हो गया, ये सारे बैंक क्या हैं, कमर्शियल बैंक ही तो हैं। लेकिन एक ही देश के अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया के अंदर कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे एग्जांपल के अंदर हमने क्या क्या बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता दिया हम लोगों ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड बता दिया। अब एक और है, ये फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये आपका होमवर्क है। ओके, आप कमेंट्स के अंदर इसका लिखना कि कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। ओके, होमवर्क जरूर पूरा करना, ऐसे नहीं कि कोई नहीं है मास्टर जो बोल रहे बोलने दो, हमें आप लिखो, इससे आपकी नॉलेज ग्रेड होगी। और काफी बच्चे जो फॉरेन जाना चाहते हैं ना, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, तो प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि आप जब इन सारी चीजों के बारे में सर्च करोगे ना, तो आपके खुद के मन में एक तरीके के है ना, मतलब उत्सुकता जागेगी कि आपके मन में भी होगा यार चलो सर्च करके देखते हैं। आपकी जो है ना एक तरीके का इंटरेस्ट बिल्ड होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करने से ना चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहता है। कि जब आपको अपनी पढ़ाई बोझ लगने लग पड़े तो बहुत समझ लो अब कहानी खत्म होने वाली एंड पे। ओके, तो चलिए अब हम अपने अब फंक्शन देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक का एक बहुत ही मेजर रोल होता है यार हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ये सारे के सारे फंक्शन हैं, आप अच्छे से समझे, क्योंकि आने वाली आपकी जो लाइफ होगी जिसके अंदर आप इन सेक्टर्स के अंदर जाते हैं, तो आपके लिए नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके का बेस ही है आपकी इकोनॉमी के लिए। ओके, तो सबसे पहला जो फंक्शन जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है, दैट इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। एक चीज बताओ, आपके जो नोट्स हैं, जैसे आपके ये जो 500 का नोट हो गया, 2000 का नोट हो गया, 50 का नोट हो गया, ये 200 का नोट हो गया, ये जितने भी नोट है इसे कौन प्रिंट करता है, सर एसबीआई करता होगा, मैंने कहा नहीं। पीएनबी नहीं सर, कोई और बैंक करता होगा, मैंने कहा नहीं, सिर्फ एक ही बैंक करता है। वो बैंक का नाम क्या है, आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ऑलवेज इशूज नोट। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक देख लो, वो ही हमेशा नोट्स को इश्यू करेगा। सर क्यों करेगा, आइए जानते हैं। द सेंट्रल बैंक has the sole authority of issuing notes in a country। जो सेंट्रल बैंक है उसके पास क्या है, सोल अथॉरिटी है, यानी कि सिर्फ वही एक अकेला है जो नोट इशू कर सकता है अपने देश के अंदर। अब इसे क्या कहा जाता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये जरूर पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर। यहाँ पे ना आप मेरे नोट्स है ना, यहाँ पे इंस्टाग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के या तो अभी आ जाएगा या स्टार्टिंग के अंदर ही आ जाता है वैसे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी का यहाँ पे लिंक। तो फिर आप क्या कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, नोट्स लो, उन नोट्स के जो डाउनलोड करो ना, मोबाइल में मत रखना, बिल्कुल भी ये गलती मत रखना। मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप जो नोट्स लेके आते हो ना, जल्दी से जाओ अपनी फोटो स्टेट की जो भी आपकी नियर बाय जो भी शॉप है वहां पे जाओ, उनके प्रिंट आउट निकलवाओ और उनके अंदर जाके पढ़ो। ऐसे नहीं कि आप फोन के अंदर पढ़ो, क्योंकि फोन पढ़ोगे नोटिफिकेशन जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे। और हमारे पास, मैं सच्ची कहता हूँ, 12th क्लास यूं बीती है, यूं पता भी नहीं चलता कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। तो हमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना।
ओके, इट इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसे क्या कहा जाता है? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम वन मार्कर्स, एक मार्कर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द मनी इशूड बाय सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए लीगल टेंडर। मैंने लीगल टेंडर के बारे में पहले बताया था, अभी बता देते हैं क्या होता है लीगल टेंडर। बिकॉज पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट इट एज मनी। यानी कि कोई भी जना है ना, आपको रेफ्यूज नहीं कर सकता। अगर आप उसकी जो कमोडिटी ले रहे हो उसके बदले में आप उसे कुछ मनी दे रहे हो या फिर कोई कुछ अमाउंट दे रहे हो, जो भी इसके अकॉर्डिंगली कमोडिटी के प्राइस के अकॉर्डिंग आप उसे कुछ भी अमाउंट दे रहे हो, तो वो अमाउंट लेने से वो मना नहीं कर सकता। क्यों मना नहीं कर सकता? बिकॉज पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंडेड। हम लोगों के ऊपर एक तरीके से हम लोगों को वो मनी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी सर? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की सरकार ने वो जो नोट है ना उसे रिकॉग्नाइज किया एज ए मनी। यानी कि अगर आप देखा जाए तो वो क्या है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि गवर्नमेंट ही तो वो है जिसने इसे रिकॉग्नाइज किया है मनी के तौर पे। कि गवर्नमेंट कहती है कि सर अगर आपको इस देश के अंदर एक्सचेंज करना है, अगर आपको इस देश के अंदर रहकर आपको एक्सचेंज करना है तो आपको हमारी करेंसी का ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए ही जो पीपल होते हैं वो लीगली बाउंडेड होते हैं। वो ये नहीं कह सकते यार चल डॉलर्स में पेमेंट कर, मुझे तो नहीं चाहिए कैश। वो ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो लीगली बाउंडेड है कि वो जो भी कैश है उसके बाद उसे वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, वैसे चाहो ना आपने जो ये जितने भी नोट्स है ना इनके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होती है, यहाँ पे ना इनमें से कोई एक स्टेटमेंट होगी। आप है ना अपने ये भी चलो एक होमवर्क मान लो। पहला होमवर्क क्या था कि आपको क्या देखना है, फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो कौन सी देश का सेंट्रल बैंक है। दूसरा आपको क्या करना है, जो आपके पास कोई नोट होगा ना इसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा द गवर्नमेंट इज लीगल टेंडर। ऐसे ऐसा कोई ना कोई है ना, मुझे यहाँ पे एक्चुअल में क्या फोटो क्लियर नहीं है ना मेरे पास अभी कोई नोट है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा। मतलब ऐसे हर एक नोट के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि गवर्नमेंट जो है ना ये लीगली बाउंडेड है। अब सर इसका क्या मतलब होता है, एक फैक्ट बताता हूँ। मान लो आपके पास जो भी मतलब अमाउंट है, जो भी आपके नोट है उसके पीछे लिखा होगा या फिर आगे लिखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो लीगली बाउंडेड है। उसके नीचे आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ना उसके साइन होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो वो क्या कहना चाहते हैं कि भैया इन केस अगर आपको ये जो पैसे है ना, जैसे मान लो एक टाइम आ जाता है, हम एक रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं कि किस तरीके से आपके जो वो आरबीआई गवर्नर के साइन क्यों होते हैं। एक फैक्ट है आप लोगों को भी पता होना चाहिए, आरबीआई गवर्नर के साइन इसलिए होते हैं कि मान लो देश के अंदर किसी एक टाइम के अंदर आपातकालीन सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे देश के अंदर इतने ज्यादा ढंग की हालात नहीं होते, तो आप उस केस के अंदर क्या कर सकते हो। आपके पास मान लो 2000 का नोट है, ठीक है, तो आप वो 2000 का नोट लेके कहाँ जाओगे, आरबीआई के अंदर जाओगे और वो आपको इससे क्या जाके कहोगे कि सर देखिए ये मेरे पास है और आपने इसके अंदर लिखा हुआ है इस नोट के ऊपर कि हम लीगली बाउंडेड है आपको 2000 रुपए देने के लिए। हम लीगली बाउंडेड है आपको 2000 रुपए देने के लिए, यानी कि आप उन 2000 रुपए से आरबीआई से किसी भी अमाउंट का मतलब 2000 आपका जितनी भी अमाउंट है उस अमाउंट का गोल्ड ले सकते हो या फिर कोई भी कमोडिटी ले सकते हो आरबीआई के पास से। आरबीआई का जो रोल है ना, हमने मनी के अंदर भी कहा था ना कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम 115 करोड़ वैल्यू मस्ट बी ऑफ गोल्ड। तो आप क्या कर सकते हो, गोल्ड को एक्सचेंज ले सकते हो। ओके, तो ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए था। अगर हम नोट देखो ना उसके अंदर भी सारी चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन एक बार वापस रिपीट करेंगे मेरे साथ आप सब लोग, ओके, ताकि हमारी भी क्या होती है, रिवीजन होती जाए। तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर हमने क्या कहा, बैंक ऑफ इशिंग नोट। इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो सेंट्रल बैंक उसके पास क्या है, सोल अथॉरिटी। मैं साथ साथ बोलना यार, ऐसे नहीं कि तुम ऐसे बैठे बैठे वीडियो देखो, साथ साथ बोलो मेरे। द सेंट्रल बैंक है द सोल अथॉरिटी, उनके पास क्या है, सोल अथॉरिटी एक होते हैं किस चीज के लिए, फॉर इशिंग नोट्स इन अ कंट्री। इस फंक्शन को क्या कहा जाता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये चीज से कहा जाता है। और पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट इट एज मनी। क्यों? क्योंकि ये किस तरीके से एक्ट करता है, एक लीगल टेंडर के तौर पे एक्ट करता है। ऐसे रिवीजन करते रहोगे ना, आपको पता है रिवीजन कैसे करते हैं। काफी लोग पूछते हैं मतलब मुझसे, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पढ़ तो लिया, अब रिवाइज कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। तो एक बेसिक जो चीज मैं उन्हें कहता हूँ, मैं आप लोगों को भी वही चीज कहता हूँ, आप है ना रोज रिवीजन करो। आपने जैसा कि सेंट्रल बैंक पढ़ लिया, मतलब आपने इसका एक फर्स्ट फंक्शन पढ़ लिया, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन वाला, ठीक है। आप उसी को है ना वापस रिपीट करते जाओ। हाँ ठीक है, एक पॉइंट आ गया कि हाँ सर ये सोल अथॉरिटी है, इसे करेंसी अथॉरिटी फंक्शन कहा जाता है, पीपल ऑफ द कंट्री आर लीगली बाउंडेड। 3 पॉइंट्स आ गए दिमाग में। अगला पॉइंट करो। अब अगले पॉइंट जैसे आपका ये पॉइंट खत्म हुआ, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोड, फिर आप क्या करो, स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन से लग जाओ। जो हमारा पहला पॉइंट था बैंक ऑफ इशिंग नोट्स, इसके ये 3 पॉइंट थे,
ठीक है, अब सुपरवाइजरी बताओ तो थर्ड पे आओ तो पहले दो को रिवाइज करने के बाद फिर थर्ड बोलो, फोर्थ पे आओ पहले तीनों को रिवाइज करने के बाद चौथा बोलो। इस तरीके से आप जो है ना एक लूप सा क्रिएट करते जाओगे, और जब ये लूप क्रिएट होता जाएगा ना तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली है ना, जब तक आप 6th पॉइंट पे होगा ना, जनरली क्या होता है हम जब तक छठे पॉइंट तक आते हैं ना, हम पहले दो पॉइंट तो भूल ही जाते हैं। तो ऐसा क्या होगा, जब आप एकदम सीक्वेंस के अंदर चलोगे ना, मतलब पहले पॉइंट को बार बार रिवाइज करते जाओगे, तो ये जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट है वो भी आपके सबकॉन्शियस में अच्छे से स्टोर हो जाएंगे। तो अगली बार रिवीजन करना तो ऐसे करना, बार बार बोलते रहना, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करता है? बैंकर्स का बैंक, सर बैंक तो है ही वो दूसरे सारे बैंकों का बैंक कैसे हो सकता है? मैंने कहा जितने भी बाकी के जो कमर्शियल बैंक है ना, यहाँ पे जो बैंकर्स बैंक है ना, ये बैंक, ये वाला जो बैंक है ना, ये किस चीज को रेफर कर रहा है? सेंट्रल बैंक को। जैसे हम अगर मान लेते हैं हमारे इंडिया के एग्जांपल के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सा, अभी को शांति बैठे रहना चाहिए, साथ साथ बोलो मेरे, आरबीआई। और यहाँ पे ये जो दूसरे बैंकर्स है ना, ये कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक। मतलब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा कि मैं किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर भी एक बैंक है। आपके जितने भी एसबीआई है, पीएनबी है, अपना बैंक है, बंधन बैंक है, जितने भी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन सब बैंक्स के ऊपर भी एक बैंक है। मतलब सबका बाप के ऊपर भी एक और बाप है, और उस बाप का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक। तो ये बैंकर्स का बैंक है, यानी कि सर बैंकर का मतलब अब वो तो पहले से बैंक है, अब उनको उन्हें बैंक की क्या जरूरत? मैंने कहा सेम फंक्शन है। आपको पता है जिस तरीके से कमर्शियल बैंक आपके साथ डील करते हैं ना, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए डील करता है। यानी कि कमर्शियल बैंक क्या, उसका एक तरीके का कस्टमर है। देखिए क्या कहा गया है इसके अंदर, फिर मैं सुपरवाइजरी रोल पे भी आऊंगा, पहले हम बैंकर्स बैंक को ही समझते हैं। ओके, the central government have the same relationship with the other commercial bank that the commercial bank used to have with its customer। यानी कि सेम रिलेशनशिप, जैसे आप अपने पीएनबी के अंदर या फिर आपके कोई भी कमर्शियल बैंक उसके अंदर क्या जाते हो, या तो कुछ पैसे डिपॉजिट करवाते हो या कहीं से लोन लेते हो। बेसिकली ये दो चीजें करते हो, किसी से पैसा डिपॉजिट करवाते हो अपना, या कहीं से लोन ले लेते हो। वही सेम चीज कमर्शियल बैंक अपना किसके साथ करता है? सेंट्रल बैंक के साथ करता है। वो भी उसे डिपॉजिट देता है और वो भी उससे लोन लेता है। सर थोड़ा अजीब सा लगा, कमर्शियल बैंक को लोन लेने की क्या जरूरत है? आगे हर एक चीज को बताऊंगा, इसके अंदर आपको हर एक पॉइंट इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। आगे इसके अंदर आएगा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट आ जाएगा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है उसके अंदर, आपको अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो ऑफर्स लोन। लोन किसे ऑफर करता है? सेंट्रल बैंक टू दी कमर्शियल बैंक्स को लोन ऑफर करता है। ओके, इट ऑफर लोन टू द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स को क्या ऑफर करता है? ये लोन ऑफर करता है। एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देम, और कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। आगे देखिए द रेट। अब सर एक चीज बताइए सर, हम अगर अपने इंडिया के अंदर क्या होते हैं, हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं उसके ऊपर, और जब हम किसी कहीं पे लोन लेते हैं तो हमें हमसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है, हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में देना पड़ता है, और जब पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें मिलता है। तो क्या यही सेम चीज जो सेंट्रल बैंक वो कमर्शियल बैंक के साथ भी करता है? हाँ, जब भी कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं ना आरबीआई से, तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब भी वो अपने पैसे डिपॉजिट करवाता है आरबीआई उन्हें भी कुछ अमाउंट देता है। जैसे हमें मिलती है ना, हम अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो भी मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितनी भी रेट होती है उतना हमें मिल जाता है। वैसे ही अगर जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करवाता है तो उन्हें भी ऐसे कुछ रेट मिलती है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि सर ऐसा भी होता है? हाँ होता है। The rate at which they accept deposit is called reverse repo rate। बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले साल के पेपरों में आया हुआ है, ये बहुत बड़ी वेटेज के लिए आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जरूर पूछा जाता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, इनके अलग अलग फंक्शन है, जो कि मैं दूसरी जो हमारी वीडियो है ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, उसके अंदर मैं अच्छे से समझाऊंगा। एक बार आप सिर्फ इतना समझो कि इनका मतलब क्या है, आगे जाके मैं इनका यूज भी समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो यार, मैं कहता हूँ पढ़ाई बोरिंग नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिक्स आपका मजा आना चाहिए आपको पढ़ने के अंदर। ओके, The rate at which they accept deposit is called reverse repo rate। जिस रेट के ऊपर वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, उससे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। में साथ साथ बोलो तभी याद होगा, वरना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कंफ्यूज हो जाओगे। जिस रेट पे वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। और जिस रेट पे वो देते हैं लोन, उस लोन को क्या कहा जाता है? रेपो रेट। रेपो रेट के दो नाम है, कौन कौन से हैं? बैंक पॉलिसी रेट भी इसका नाम है। ओके,
एट द रेट एट विच द इट ऑफर्स लोन इज कॉल्ड बैंक पॉलिसी रेट, या हम इसे और क्या कह सकते हैं, रेपो रेट। इसे दो नाम है इसके, क्या क्या नाम है इसके, बैंक पॉलिसी रेट और रेपो रेट। ओके, तो मेरे साथ साथ एक्सेंस के अंदर समझोगे, जिस रेट के ऊपर वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। और जिस रेट के ऊपर वो देता है डिपॉजिट उस रेट को क्या कहते हैं, रेपो रेट या फिर बैंक पॉलिसी रेट। ये दोनों नाम अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक है सर, अब ये जो पॉइंट था हमारे पास, हमने बैंकर्स बैंक तो समझ लिया कि सर ये सेम रिलेशनशिप के अंदर काम करते हैं। अब सर ये जो दूसरा पार्ट है इसका, सुपरवाइजरी रोल, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा चलिए देखते हैं क्या होता है सुपरवाइजरी रोल, क्या क्या करता है बैंक अपने सुपरवाइजरी रोल के अंदर। तो सेंट्रल बैंक जो है ना वो एक तरीके का स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना के रखता है अपने जितने भी जो भी कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर। किस तरीके से बना के रखता है, और क्या जरूरत है यार उन्हें कमर्शियल बैंक के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल बनाने की। उनका मेन मोटिव है ताकि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है, आम भाषा में कहूँ, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगा, और डिफ्लेशन यानी कि नॉट इनफ फंड्स इन द मार्केट। अब वैसे मैं महंगाई का गरीबाई तो कह नहीं सकता, पर महंगाई जैसा होता है, बिल्कुल महंगाई के केस के अंदर क्या होता है, एकदम सडनली प्राइस बढ़ जाते हैं, वो होता है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन ऐसा होता है जहां पे कुछ होता ही नहीं है लोगों के पास, लोगों के अंदर मनी बिल्कुल नहीं होती, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है मनी सप्लाई, लोगों के पास इनफ फंड्स नहीं है। ओके, और आपको सर तो फिर कौन सी ज्यादा सिचुएशन बेटर, मैं कहता हूँ दोनों ही एडवर्स सिचुएशंस है। ज्यादा पैसा होना मतलब ज्यादा इन महंगाई होना वो भी खतरनाक है, और ज्यादा कम मनी सप्लाई होना भी बहुत खतरनाक है। ज्यादा मनी सप्लाई कम मनी सप्लाई दोनों ही इक्वली डेंजरस है। दोनों के अच्छे से मतलब बताऊंगा क्या क्या इनके इम्प्लीमेंटेशंस है, क्या क्या चीजें हैं। पहले हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं, सुपरवाइजरी रूल किस तरीके से। तो हम कहते हैं द सेंट्रल बैंक इन इट्स सुपरवाइजरी रूल मेक श्योर दैट ऑल द कमर्शियल बैंक फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। कमर्शियल बैंक ये इंश्योर करते हो, सेंट्रल बैंक ये इंश्योर करता है जितने भी मेरे कमर्शियल बैंक, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक है, वो मेरी रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करें। क्यों करें, इट आल्सो कीप्स चेंजिंग, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, आपने मनी चैप्टर करा ही है? उसके अंदर आपने सीआरआर को तो जान ही लिया था कि सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर का मतलब भी मैं आगे जाके ये सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगा। एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, ताकि वो करेक्ट कर सके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगले पॉइंट के अंदर क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। सर ये पॉइंट का आप थोड़ा सोच के देखो यार, क्या मतलब निकल सकता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अभी सर बैंकर, बैंक का तो समझ में आ गया कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उनका बैंक है ये। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्या ये सरकार का भी बैंक है? मैं क्या, हाँ ये बैंकर है गवर्नमेंट का, और बैंकर के साथ साथ ये उन्हें बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये तीन तरीके से उन्हें प्रोवाइड करता है सर्विसेज। क्या है वो तीन सर्विसेज देखेंगे, और ये 3 नंबर के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैठता है, क्योंकि तीनों पार्ट्स के ऊपर है ना एक एक नंबर के अंदर डिवाइड हो जाता है ये। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसका नाम क्या कहते हैं, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द बैंक एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। मैंने कहा था ना कौन कौन से हैं वो तीन। बैंकर गवर्नमेंट के लिए क्या क्या रोल प्ले करता है, सबसे पहला बैंक का, दूसरा कौन सा रोल प्ले करता है, एजेंट का, और तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर का। तीनों क्या क्या पर्टिकुलरली फंक्शन करते हैं वो मैंने नीचे दे रखा है, आप इसे अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले सर पहला, बैंक। एक बैंक के तौर के ऊपर वो क्या करते हैं, तो हम कहते हैं एक बैंक के तौर पे वो मैनेज करता है क्या, अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा है, गवर्नमेंट की भी तो एक सोने की तिजोरी है, जो हमारा टैक्स है, जो भी रेलवे का जो भी कमाया हुआ है वो सारी चीजें कहाँ जाती है, उसी सोने की तिजोरी में तो जाती है। तो एज अ बैंक इट मैनेजेस द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ पे है, आरबीआई में तो है। एज अ एजेंट, अब एजेंट के तौर पे क्या करती है, इट बायस एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट राजा है, अगर गवर्नमेंट राजा है और आरबीआई क्या है उसका मंत्री है, तो वो मंत्री को कहता है भाई साहब ये कोई सिक्योरिटी है उसे खरीद के लेकर आना, तो आरबीआई सिक्योरिटीज के परचेज जो सेल करती है किसके बिहाफ पे, हमारी गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर। ओके, ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर। अब फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे किस तरीके से, एडवाइजर है यार, एडवाइसेस देंगी किस तरीके से मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट या मनी सप्लाई भी आप इसे कह सकते हो, यानी कि मनी मार्केट और मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए ये जो है किसकी मदद लेता है, आरबीआई की मदद लेता है। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तीन
किस तरीके से आपको अभी तक यहाँ तक का जो टॉपिक है वो किस तरीके से आया है। ओके, एक रिवीजन दे दें हम एकदम फटाफट से, क्योंकि आप लोगों को ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि देखो आपको नॉलेज है, लेकिन आप नॉलेज को रिवाइज ही नहीं करें तो भूल जाओगे। आपको मैं पूछ के भी देखो ना, परसों क्या खाया था, आपको नहीं याद, आपको इंस्टेंटली याद नहीं, लेकिन आपको ये पॉइंट इंस्टेंटली याद होने चाहिए। तो चलो पहले 3 पॉइंट्स के लेना, पहले 3 पॉइंट्स की रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स के अंदर हमने मेन 3 बातें करी थी। क्या क्या? कि इसके पास क्या सोल अथॉरिटी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने इसके अंदर क्या डाला था कि ये जो सोल अथॉरिटी वाला पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। जो पैसे इशू करते हैं ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, लीगल टेंडर। क्यों एक्ट करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया है मनी। दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था, बैंकर्स बैंक, यानी कि सेम रिलेशन से है, जिस रेट पे वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, रिवर्स रेपो रेट, और जिस रेट के ऊपर वो लोन देते हैं वो रेपो रेट। सेम रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के साथ, वही सेम रिलेशन सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक के साथ। दूसरा जो था इसका ही पार्ट, सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल के अंदर हमने क्या कहा था, सुपरवाइजरी रोल के अंदर होता है कि सेंट्रल बैंक अपना एक तरीके से इंश्योर करते हैं जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी उनके कस्टमर्स है, वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चले, ताकि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों सिचुएशन को करेक्ट कर सके। जो हमने तीसरा पॉइंट किया था, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सॉरी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, उसके अंदर भी 3 पार्ट थे। सबसे पहले एजेंट, एजेंट के तौर पे ऊपर वो क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटी। बैंक, बैंक के तौर पे वो मैनेज करता है अकाउंट गवर्नमेंट का। फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें रेगुलेट करने में मदद करता है, क्या, मनी मार्केट और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो आपको इस तरीके से देखो यार, 1 मिनट से भी कम के अंदर है ना 1 मिनट तो चलो 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर आपने 3 पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया। ऐसे रोज रिवीजन करनी है ना, तभी एक लूप बनेगा और तभी आप ये जो पॉइंट्स है फाइनल के अंदर भूलोगे नहीं। ओके, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, जब कहीं कहीं पे सहारा ना मिले तो आ जाओ आरबीआई की शरण। ये देखिए, आरबीआई की शरण में आ जाओ बॉस। जब भी आपको रे ऑफ होप है आरबीआई, आरबीआई कहता है यार देखो हम तो वो है, मतलब अगर कहीं पे उपाय ना मिले तो हमारी हमारे चरणों के अंदर शरण लो, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी समाधान करेंगे। तो वही बात है इसके अंदर। तो क्या कहते हैं, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द ओके सॉरी द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द, ये थोड़ी सी है ना, यहाँ पे ना लैंड लिख दी, यहाँ पे लैंड है। ओके, द सेंट्रल बैंक लैंड, ओके लैंडर है, सॉरी है। ओके ओके, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ओके, मैं नोट्स के अंदर क्लियर कर लेना, ऐसे नहीं कि कभी बच्चों होते रट्टाफिकेशन की आदत होती है, वैसे इस साल को हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार वापस कह देता हूँ, व्यू पॉइंट, कंसेप्चुअल थिंकिंग, ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रट्टाफिकेशन एकदम खत्म है, बिल्कुल भी मानने की कोशिश मत कर लेना इस बार, ठीक है। डोंट बी अ चतुर, बी अ रणछोड़ दास। ओके ओके, as whenever the commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, it approaches the central bank as the last resort। इसमें क्या कहते हैं, जब भी सेंट्रल बैंक जो है ना, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है, उन्हें कहीं पे भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिल रही। सिर्फ कमर्शियल बैंक के पास तो बहुत पैसा होता है सर, उन्हें पैसे की क्या जरूरत। मैंने कहा जरूरत होती है यार, काफी बार ऐसे केसेस होते हैं कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं ना, किसी को ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन दे देते हैं, लेकिन उन्हें एट द सेम टाइम सीआरआर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सीआरआर वो अमाउंट होती है जो एक बैंक को, मतलब जो भी उनके पास टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ पार्ट उन्हें आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। अब सीआरआर मेंटेन करनी है, इतना पैसा है नहीं कि वो सीआरआर मेंटेन कर सके, क्योंकि जो डिपॉजिट थे उसकी मेन अमाउंट तो किसी को लोन देने में निकल गई। अब उनके पास वैसे तो पैसा है, लेकिन करेक्ट नाउ आरबीआई को पैसे देने के लिए, या फिर कोई ये एक्सेप्टर आ गया कि हमें भैया हमने आपके पास पैसे डिपॉजिट करवाए थे, हमें वो अमाउंट वापस चाहिए, और आप वो अमाउंट वापस नहीं दे पा रहे हो। ये इस केस के अंदर कमर्शियल बैंक फेस शॉर्टेज ऑफ कैश, यानी कि उनके पास पैसा तो है लेकिन करेक्ट नाउ नहीं है। आप कह रहे हो कि सर मेरे पास, अगर कहते हैं ना कि एक काफी लोग होते हैं कि एक बहुत फनी सी स्टोरी है, जैसे होते हैं कि अगर जो देसी बंदे होते हैं ना और एक बनिया जो होता है, तो फिर अगर दोनों को 50-50 लाख रुपए दे दिए जाएगा, जो बनिया होगा ना वो क्या करेगा, 50 लाख में से है ना 40 लाख का सोना खरीद के ले आएगा और 10 लाख रुपए अपने पास ऐसे रिजर्व रखेगा। जो देसी जने होंगे ना वो क्या करेंगे, एकदम नई नई गाड़ियां निकलवा लेंगे या कोई बढ़िया सी चीज बनवा लेंगे, उसके ऊपर मतलब अपने आप का प्रचार करेंगे, देखो हमने ये चीज लिया। लेकिन एट द टाइम जब उसे, अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहोगे ना कैश में, गोल्ड इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। सेम कंडीशन कमर्शियल बैंक के साथ भी होती है। कमर्शियल बैंक के पास क्या है, वैसे तो पैसा पड़ा है इनके पास, वैसे तो इन लोगों के पास देसी जन है, इनके पास भी गाड़ियां घर बहुत पड़े हैं, लेकिन करेक्ट ना जो कन्वर्टेबल है ना कैश के अंदर, वो चीजें नहीं है इनके पास। गाड़ी को इतना इजी है कि कन्वर्ट, सोने को तो आराम से दो, सोना इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। तो उसी तरीके से काफी बार कमर्शियल बैंक भी क्या फेस करता है, शॉर्टेज ऑफ कैश को फेस करता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इधर से भी कोई दूसरे कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं वो, भैया तेरे पास से पैसे मिलेगा, कहते हैं नहीं भैया हमारी भी हालत खस्ता है, इस साइड तू देगा नहीं, ये भी नहीं दे रहा। तो क्या करता है, लास्ट के अंदर किसके पास जाता है, हमारे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, जो कि कौन है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है। द सेंट्रल बैंक
गिव लोन टू सच बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, और सेंट्रल बैंक ऐसे बैंक्स को लोन दे देता है ताकि वो जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है, किसी को डिपॉजिट देना है, किसी के सीआरआर मेंटेन करना है, ताकि वो जो सारी चीजों को मेंटेन कर सके। ओके, और उसके बदले में क्या ले लेता है? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ले लेता है लोन के लिए, जनरली अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कोलैटरल ले लेता है ये। आगे देखते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर ये पॉइंट क्या है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? मैंने कहा ये हमारे जो आप सुनते हो ना आजकल बड़ा कि सर $1 अभी क्या नाम लेते हैं, $1 ₹80 का हो चुका है ना। अभी मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ, आप जब वीडियो देख रहे हो, मेरे टाइम तो यही है अभी 80 से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, हम रफ फिगर्स लेके चल लेते हैं। जैसे $1 ₹80 का है, तो सर $1 अब ये जो रेट है ना, ये उनका जो $1 है वो हमारे 80 रुपीज के बराबर है। ये रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई तो है ही ये सारी चीजें। आरबीआई तो जैसे मैंने मनी चैप्टर के अंदर क्या कहा था कि 200 करोड़ का रिजर्व बनाना होता है। कितने का? मैं साथ साथ बोलूंगा 200 करोड़ का, मनी का भी रिवीजन करवा रहा हूँ साथ साथ। 200 करोड़ का रिजर्व बनाना होता है। 200 करोड़ के रिजर्व में से 115 करोड़ क्या होता है? गोल्ड होता है। तो बचा हुआ जो भी अमाउंट है, जैसे 85 करोड़ है, वो क्या है? वही तो है अपना फॉरेन रिजर्व, फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म के अंदर होता है। और जैसे एजेंट के तौर पे भी मैंने कहा था ना, इट बायस एंड सेल्स सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज भी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो अपने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को पूरा कर देती है। Okay, the central bank act as the custodian of foreign exchange. The central bank not only maintains the foreign exchange, okay, not only maintain the foreign reserve, जो भी foreign reserve जो foreign currency है उसे ही maintain नहीं करती, but also ensures the foreign exchange rate in the international money market। अभी foreign exchange rate क्या, इसे आप BOP FDI के अंदर अच्छे से जानेंगे। अभी आएगी, इसके बाद गवर्नमेंट बजट आएगा, गवर्नमेंट बजट के बाद हम BOP FDI करेंगे। ओके, तो एक्सक्यूज सॉरी गाइस, सॉरी। हाँ, तो ये क्या आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट ही तो है ये $1 इक्वल्स टू ₹80। इससे ये जो टॉपिक है ना, आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ये रेट किस तरीके से डिटरमाइन होता है, किस तरीके से रेट डिटरमाइन होते हैं, क्या क्या डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस होते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। बस आप मेरे साथ अच्छे से बने रहिए, मैं तुम लोगों को किसी तरीके का डाउट नहीं होने दूंगा, अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूंगा एकदम। इन नोट्स से बाहर मुझे नहीं लगता है एकदम आएगा, क्योंकि मैंने भी काफी पेपर्स एनालाइज किए और सारी चीजों को मिला जुला के मैंने एकदम बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशंस आपको पास देने की पूरी 110% कोशिश करी है। आगे बढ़ते हैं। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये बड़ा ही अच्छा फंक्शन लगता है यार, ठीक है। किस तरीके से थोड़ा ओरली बता दीजिए सर, ओरली। तो जैसे मान लो आपके दो बैंक्स है, ठीक है, बैंक ए और बैंक बी, जैसे एसबीआई और पीएनबी दो बैंक्स है, ठीक है। आपने पीएनबी वाले को कहा कि भैया ये एसबीआई वाला है, इसे पैसे देने हैं। आपने एसबीआई वाले को कहा कि भाई मेरा एक दोस्त है पीएनबी वाला, उसे पैसे देने हैं मुझे, ठीक है, दोनों को अमाउंट देनी है। अब पीएनबी का एसबीआई से कोई लेना देना नहीं, एसबीआई का पीएनबी से कोई लेना देना नहीं, इंडिविजुअल बैंक है सब है कि भैया हम लोग तो अपने इंडिविजुअल बैंक हैं, तो इन दोनों का रिलेशन पर एक ही बैंक से है, दोनों का रिलेशन एक ही बैंक से। वो बैंक कौन सा है? वो बैंक है सेंट्रल बैंक। तो अब क्या होता है इस फंक्शन के अंदर, तो क्या करते हैं ये दोनों बैंक है ना, एक दूसरे के पास जाने के बजाय किसके पास चले जाते हैं? ये चले जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास। अब सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, इन दोनों के बैंक की जो अमाउंट होती है ना, जितने भी चेक देना होता है वो सेटल कर देते हैं कि भैया तुझे इसे इतने रुपए देने हैं, तुझे इसे इतने रुपए देने हैं। और जो मेंटेन करने के लिए बैलेंस एक दूसरे की जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शन भी यही लोग करवाते हैं। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन क्या एग्जांपल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सॉरी गाइस, ओके। The central bank also perform the clearing house function. Suppose a bank A had received a check of ₹10,000 drawn on bank B। यहाँ पे B आना होगा गाइस, यहाँ पे B आना है। तो इन्होंने क्या कहा कि बैंक A जो है ना, ये हमारा बैंक A है, ओके। क्या हमारे पास बैंक A है और ये बैंक B है। तो बैंक B, जो बैंक A है ना, उसके पास एक चेक आया कि भैया आपको है ना 10,000 रुपए किसे देने हैं, बैंक बी को। आपको कितने रुपए देने हैं? 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है भैया। और बैंक बी के पास भी क्या आया, एक चेक आया। बैंक बी रिसीव्ड अ चेक ऑफ, सॉरी थोड़ा डायग्राम ऊपर चला गया। बैंक बी हैव रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹15,000 ड्रॉन ऑन बैंक ए, यानी कि बैंक बी को कितने रुपए देने थे? इसे 15,000 रुपए देने थे। अब क्या इंडिविजुअल एक दूसरे के पास जाएंगे, भाई तू 10,000 देना यार, नहीं आ रहा, अभी तू 15,000 दे, ऐसे करेंगे नहीं। क्या करेंगे ये लोग, ये दोनों किसके पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। तो बोथ दीज बैंक हैव देयर अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक। अब ये जो दोनों बैंक, इन दोनों बैंक का अकाउंट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। देयरफॉर द सेंट्रल बैंक विल परफॉर्म इट्स क्लियरिंग हाउस फंक्शन, अपना क्लियरिंग हाउस फंक्शन करेगा और क्लियर करेगा स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ चेक।
स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ चेक, एक में 10,000 थी, 15,000 थी, दोनों अमाउंट्स को पूरा अच्छे से फिक्स कर देगा। एंड टू सेटल म्यूचुअल ट्रांजेक्शन यानी कि बराबरी लाने के अंदर बैंक के अंदर बैंक ए विल ड्रॉ अ चेक इन फेवर ऑफ 5,000 रुपए का, जो बैंक ए क्या करेगा, 5,000 रुपए का जो चेक है वो बैंक बी को देगा इन फेवर ऑफ बैंक बी। देयरफॉर बैंक ए विल बी डेबिटेड। आपने वो पिछले साल अभी करी थी ना बैंक रिलेटेड स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप वो बैंक पासबुक बनाते थे, है ना, पासबुक और जो कैश बुक होती थी उनका एक तरीके से करते थे कि बैंक बुक के अंदर ये जो अमाउंट थी वो स्पेसिफाइड नहीं है, क्लास 11 का टॉपिक है, बिल्कुल उसी तरीके से बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ए क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा, बैंक बी विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पैसे बढ़ गए हैं, डेबिटेड का मतलब पैसे घट गए हैं। क्यों, बैंक ए क्या दे रहा है, बैंक ए 5,000 रुपए दे रहा है सामने से, बैंक ए क्या दे रहा है, 5,000 रुपए दे रहा है, क्योंकि बैंक बी, देखो एक दोस्त है वो आपको 15,000 रुपए दे रहा है, आपने उसे 10,000 ही दिए तो आप उसे 5,000 रुपए दोगे ताकि म्यूचुअल ट्रांजेक्शन क्या हो सके, इक्वल हो सके। वही बात है कि अब इसे बैंक ए क्या देगा, इसे 5,000 और देगा, जिस वजह से बैंक ए का जो ओवरऑल बैंक के हिसाब से क्या होता है, डेबिट का मतलब हमारे हिसाब से तो होता है डेबिट का मतलब इंक्रीज, बैंक के हिसाब से डेबिट का मतलब डिक्रीज और क्रेडिट का मतलब इंक्रीज। तो बैंक ए विल बी डेबिटेड, यानी कि बैंक ए का बैलेंस हम कम करेंगे और बैंक बी का बैलेंस बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, हमारा लास्ट फंक्शन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। और एक चीज बताऊं, इसी के बेस के ऊपर ही आपका अगला टॉपिक शुरू होता है, जो कि होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। देखते हैं, आज की वीडियो में शुरू करते हैं, अगली वीडियो में चलते हैं, वैसे ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है वो। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कमर्शियल ऑफ सेंट्रल बैंक। यहाँ पे ना सेंट्रल बैंक आना था, एक गलती से कमर्शियल बैंक लिखा गया दो जगह। ओके, प्लीज आप इसे ना सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या आना है, सेंट्रल बैंक आना है, क्या आना है, सेंट्रल बैंक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो क्या है सेंट्रल बैंक का, कि वो क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। ओके, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई एज पर द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। सर ये मनी सप्लाई किस तरीके से है, आप सर कह रहे हो कि फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब कितना देश के अंदर पैसा जा रहा है, अब वो किस तरीके से कंट्रोल होता है। तो मैं कहता हूं कि मॉनेटरी रिक्वायरमेंट यानी कि आज लोगों की जरूरतें कितनी है उसी हिसाब से क्रेडिट को फ्लो करवाया जाता है, कि उतना ही लोन दो लोगों को जितनी लोगों की जरूरत है, उससे ज्यादा मत दो, क्योंकि ज्यादा देने से क्या होता है इन्फ्लेशन आएगा, और कम देने से क्या होगा, डिफ्लेशन आएगा। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही उन्हें क्या दो, उन्हें फ्लो ऑफ क्रेडिट करो। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस। वही है, फ्लो ऑफ क्रेडिट को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। इन्फ्लेशन के अंदर, महंगाई के अंदर फ्लो ऑफ क्रेडिट को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि एक्सेस मनी सप्लाई है। डिफ्लेशन के अंदर जहां पे एकदम डेफिसिट मनी सप्लाई है, उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। इंक्रीज इन डिफ्लेशन, मनी सप्लाई को इंक्रीज करा जाता है ताकि डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। तो देखो ने जाते जाते वहां पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था, कौन सा था, क्रेडिट कंट्रोल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर था। मैंने कहा भी था मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, इतना इंपोर्टेंट है कि इसके ऊपर ही हमारा अगला टॉपिक बेस्ड है। इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन के अंदर मनी की जो सप्लाई है उसे क्या करते हैं, घटाते हैं, और डिफ्लेशन के अंदर मनी की सप्लाई को बढ़ाते हैं। क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके ये सारी चीजें करते हैं, हम इस वीडियो के अंदर वो जानने वाले हैं। इसके बाद हम कमर्शियल बैंक का टॉपिक करके इसे पूरे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो ये है इस चैप्टर का पार्ट 2। सो लेट्स गो। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स की, क्यों सबसे पहले लिखे हैं वही। ओके, तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास बैंक रेट। सर बैंक रेट क्या है, सर मैं कहता हूँ ये बैंक पॉलिसी रेट ही है, जिस रेट के ऊपर आप लोन ऑफर करते हो ना, उसी अमाउंट को क्या कहा जाता है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, बैंक पॉलिसी रेट या बैंक रेट या रेपो रेट। ओके, अगर यहाँ पे आ जाए ना कि रेपो रेट किस तरीके से घटता है तो कंफ्यूज मत हो जाना गाइस, रेपो रेट और इन दोनों का सेम ही काम है। अभी डेफिनेशन बोलूंगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट रेफर टू द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफर लोन टू द कमर्शियल बैंक। मिनिमम रेट जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक क्या करता है, ऑफर करता है, किस क्या चीज ऑफर करता है, लोन ऑफर करता है, किसे, कमर्शियल बैंक को। तो आप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करें, देखो इसी तरीके से लिखना है। ऐसे आपको पहले जो आपने हेडिंग दी ना, पहले आपको उससे एक्सप्लेन करना है, फिर इन्फ्लेशन बताना है, इन्फ्लेशन का पॉइंट लिखो, इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करोगे, इन्फ्लेशन में किस तरीके से कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन लिखो, डिफ्लेशन का पॉइंट किस तरीके से कंट्रोल होगा। आपको ये सारी चीजें अच्छे से करनी है गाइस, कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इट इंक्रीजेस द बैंक रेट। अब मान लो कि अब जैसे बैंक रेट है,
ठीक है। अब एक चीज मानो, अब कोई बंदा आता है मेरे पास लोन लेने के लिए, ठीक है। पहले आता था, मैं कहता 10% है बैंक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब मैं कह रहा हूँ यार 50% है मेरा बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता सर 50%, यानी कि कितना, मतलब अगर मैं आपके से 1 लाख रुपए दूंगा तो मैं आपको 1.5 लाख रुपए वापस दूंगा। सर क्या बात कर रहे हो आप? तो उसके मन के अंदर क्या आएगी क्रेडिट की इच्छा लेने के लिए? नहीं आएगी सर। वो कहेगा यार 1.5 लाख रुपए, मतलब अगर 10% होता तो ठीक था। मतलब 1 लाख का अगर मैं उससे लोन ले रहा हूँ तो मैं उन्हें 1,08,000, 1,10,000, मैक्सिमम 1,20,000 तक दे देता। सर तो कह रहे 1,50,000 दो मुझे। तो बंदा क्या होगा, क्रेडिट लेने का उसका मन करेगा? कहता है नहीं यार, 1 लाख रुपए लेने जा रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए वापस दूंगा उस बंदे को, मैं किस चीज के 50,000 रुपए फालतू के दूं? मन में आएगा ना, तो उससे क्या होगा, लोग लोन लेना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इससे मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। सर लोन कम लेने से क्या होगा? अब सुनो यार, अगर मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर, वो किस तरीके से होते हैं, लोन के फॉर्म के अंदर तो आगे जाती है। जब लोन देते हैं हम लोग, तभी उसी फॉर्म में के अंदर तो फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है। जब हम लोन ही नहीं देंगे तो जो फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा ना इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जो पैसा वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास वापस आ जाता है, और गवर्नमेंट से वो कमर्शियल बैंक के पास आता है। कमर्शियल बैंक से वो इकोनॉमी में किस फॉर्म के अंदर जाता है, लोन की फॉर्म में तो बाहर जाता है। ओके, क्योंकि आप जो कमाते हो वो जनरली गवर्नमेंट ले जाती है, या फिर आपके बिजनेस के अंदर खर्च हो जाता है। इनडायरेक्टली वो घूम फिर के सरकार के पास आ जाता है, सरकार से यहीं पे आ जाता है, और कमर्शियल बैंक के पास फिर वो आगे ऑफर करते हैं लोन को इसी तरीके से। तो वही रेट है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इट इंक्रीजेस द बैंक रेट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसे क्या कर देता है, बढ़ाता है, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। अब कमर्शियल बैंक को कोई चीज महंगे में मिले तो कमर्शियल बैंक पागल थोड़ी ना, वो भी उसी रेट, वो जिस रेट के ऊपर से मिले उसे वो भी पता है कि मुझे ये अमाउंट जो है इसे मुझे सेंट्रल बैंक को भी देनी है, और उसके बाद मुझे मेरा घर का गुजारा भी करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगी, हाई बन जाएगी ना। अगर मान लो कि अगर पहले जो सेंट्रल बैंक है वो इतना चार्ज करता है, ठीक है, अब जो कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से इतना चार्ज किया, अब सेंट्रल कमर्शियल बैंक भी तो ये सोचेगा यार मुझे भी तो मेरी दाल रोटी खानी है या नहीं खानी, मुझे भी तो मेरे बीवी बच्चों को पालना ही नहीं पालना, तो इतना परसेंट वो अपना जोड़ देगा। तो जो बैंक परसेंटेज एक्चुअल में इतनी थी, वो कमर्शियल बैंक कितनी देता है उन्हें, इतनी बढ़ाकर देता है, जिस वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से क्रेडिट क्या हो जाता है, डियर बन जाता है, यानी कि बहुत ही मुश्किल बन जाता है लोगों के लिए, क्योंकि इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना मजाक की बात नहीं है। ओके, विच मेक्स द क्रेडिट डियर, वो क्रेडिट को क्या बना देता है, डियर, एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप जो लोग जरूर लिख लेना, ऐसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, डियर क्रेडिट पॉलिसी। कौन सी क्रेडिट पॉलिसी कहा जाता है इसे, डियर क्रेडिट पॉलिसी। साथ साथ बोलना मैंने, डियर क्रेडिट पॉलिसी। डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है, सिर्फ इसका सेम उल्टा ही होगा। मतलब कि अगर मान लो कि अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कम ले रहा है, तो सेंट्रल कमर्शियल बैंक क्या कहेगा, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं भी कम लूंगा, क्योंकि ये मुझसे कम ले रहा है, मैं भी इससे कम लूंगा। इससे क्या होगा, लोग ज्यादा एक्साइटेड होंगे लोन लेने के लिए, यानी कि 1,50,000 की जगह क्या पे आ जाएंगे हम, 1 लाख, आप 1 लाख रुपए ले रहे हो, 1,05,000 रुपए ले रहे हो, लोगों के मन में आएगा यार 1,05,000, चलो यार जाके लेते हैं यार, बढ़िया बात है। 1 लाख में हमें से 5,000 ही तो फालतू देने हैं, उससे हम अपने कितनी ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उससे हम कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव पर्पसेस में लगा पाएंगे। तो लोगों के अंदर क्या हुआ, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या हुआ, बैंक से क्या लेने लग पड़े, लोन ज्यादा लेने लग पड़े। इससे क्या हुआ, कंट्री के अंदर जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। During deflation, a decrease in the bank rate, which okay, there is a decrease in the bank rate, which decreases the rate of interest. Rate of interest कम हो जाता है, rate of interest कम होने की वजह से क्रेडिट क्या बन जाता है, चीप बन जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, जैसे इसे डियर क्रेडिट पॉलिसी कहा जाता है, इसे चीप क्रेडिट पॉलिसी कहा जाता है, और डिफ्लेशन क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। डिफ्लेशन के अंदर और कोई बात नहीं रहती उसके बाद। तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सर कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर, सर कैश रिजर्व रेशो तो पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी भी पढ़ के आए हैं थोड़े टाइम पहले मनी चैप्टर के अंदर। मैंने कहा हाँ वही सेम चीज है, यानी कि रेफर टू द मिनिमम अमाउंट दैट द बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप इट विद आरबीआई। वो मिनिमम अमाउंट, यानी कि 100 रुपए भी कमा रहे हो, जैसे मैंने उसके अंदर क्या कहा था, क्या रेट था एक्चुअल में 4.5% है, 5 मान लेते हैं, यानी कि बैंक के पास कितना है, यानी कि अगर जो बैंक अगर 105 रुपए आते हैं ना बैंक के अंदर, तो वो 100 रुपए तो अपने पास रखेगा, और 5 रुपए किससे देगा, आरबीआई को देगा। ये सीआरआर है। तो सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या, मैं कहता हूं इट रेफर टू द मिनिमम अमाउंट दैट द कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप इट विद इटसेल्फ, यानी कि जिन जो अमाउंट उन्हें खुद के पास ही रखनी है। तो वही सेम चीज है, यानी कि अगर उनके पास 105 रुपए हैं, तो उन्हें 100 रुपए जो है उनसे तो वो क्या करेंगे, लोन दे सकते हैं, उनसे वो क्या दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लेकिन 5 रुपए से वो लोन नहीं दे सकते, वो उन्हें खुद के पास ही रखना पड़ेगा। या भी क्यों दिया, ताकि एक्यूट शॉर्टेज जो है बैंक के अंदर किसी चीज की ना हो, ताकि बैंक ऐसा ना हो कि एक बार तो सबसे पैसा ले ले, फिर पैसा किसी बड़े बिल्डर को दे दे, जिससे जब लोग पैसा मांगने तब उनके पास कुछ पैसा ना हो। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये चीज लाई गई थी। ओके,
अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया। काफी बच्चे सीआर और एसएलआर में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ क्या क्या इन दोनों का कंसेप्ट। देखो सीआरआर और एसएलआर के अंदर, सीआरआर कहता है जो अमाउंट ऑफ पैसा है ना, दोनों के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ पैसा निकलता है अलग, लेकिन सीआरआर के अंदर वो अमाउंट ऑफ पैसा आरबीआई के पास जाता है। एसएलआर के अंदर वो अमाउंट ऑफ पैसा खुद के पास ही रखा जाता है, खुद अपने पास ही रखता है कमर्शियल बैंक, वो कहीं पे देता नहीं है। तो सर अब इससे अब ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है इसे किस तरीके से यूज किया जाएगा ताकि हम जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। मैंने कहा सुनो अच्छे से सुने, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चलती है हमारी इकोनॉमी। तो सुनो, ओके अब मान लेते हैं कि एक तरीके से जो पहले सीआरआर था, ओके हम मान लेते हैं पहले नॉर्मल जिंदगी और आम जिंदगी। ओके जो हमारा सीआरआर था और एसएलआर दोनों का सेम केस है, सेम तरीके से चलेगा। मैं सीआरआर प्लस एसएलआर लिख देता हूँ, कुछ गलती नहीं है इसके अंदर। पहले सीआरआर था 10%, कितना था 10%। अब सीआरआर बढ़ के कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है आज ये बात समझ में, पहले कितना था 10%, अब कितना हो गया 20%। अब पहले बैंक के पास 100 रुपए होते थे तो उनमें से 90 रुपए का तो वो लोन दे देता था और 10 रुपए वो या तो आरबीआई के पास रखता था या अपने पास रखता था। लेकिन अब क्या सिचुएशन है कि अब अगर उसके पास 100 रुपए है ना तो वो 80 रुपए का ही लोन दे सकता है, 20 रुपए तो उसे खुद की जेब में ही रखने पड़ेंगे। भले कितनी भी एक्सेस अमाउंट हो लेकिन उसे 20 रुपए तो अपनी जेब में ही रखने पड़ेंगे, 80 रुपए का ही वो उसे लोन दे सकता है। तो आपने देखा जैसे ही रेट इंक्रीज हुई, पहले बैंक के पास 90 रुपए थे, वो 90 रुपए मतलब अगर एक एक रुपया भी दे तो वो 90 लोगों को पैसे दे सकता था। लेकिन अब अगर वो एक एक रुपया भी सबको देता है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ 80 जनों तक रीच कर पाएगा। देख रहे हो 90 से 80, यानी कि उसकी क्या रेड्यूस होगी गाइस, लेंडिंग कैपेसिटी। पहले मैं 90 करोड़ रुपए दे सकता था, अब मैं सिर्फ 80 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। तो मेरी जो लेंडिंग कैपेसिटी है, जितने और मैं ऑफर कर सकता हूँ लोन के लिए, वो कम होगी। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होती है। कैसी होती है देखते हैं आगे नीचे। तो इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, तो हम कहते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सीआर और एसएलआर को, ड्यू टू विच लेंडिंग कैपेसिटी, ये है यहाँ पे गाइस, ओके ये है यहाँ पे, ओके लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक रिड्यूसेस एंड द फ्लो ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। यानी कि लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है बैंक की यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, हाँ लैंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है बैंक की, रिड्यूस हो जाती है, 90 से 80 करोड़ पे आ गए, यानी कि अब वो कम लोगों को लोन दे पाएंगे, जिससे मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी ना। यानी कि 90 करोड़ इकोनॉमी में डालना और 80 करोड़ इकोनॉमी में डालना, इससे जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन किसके अंदर कंट्रोल हो पाएगी, 80 करोड़ के अंदर, कि फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या है, कम हो रहा है। अब डिफ्लेशन के ऊपर देखते हैं सर, डिफ्लेशन के अंदर जस्ट अपोजिट होगा इसका, क्या कि सर डिफ्लेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, बड़ा वो कम कर देंगे हमारी रेट को। ड्यूरिंग डिफ्लेशन द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द सीआरआर एंड एसएलआर, जिससे उनकी लैंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक इंक्रीजेस, जिस वजह से वो ज्यादा पैसे दे सकते हैं, यानी कि आप 80 करोड़ नहीं वो 90 करोड़ दे सकते हैं। तो 90 करोड़ के अंदर देखा जाए कंपैरेटिवली जो फ्लो ऑफ मनी सप्लाई वो क्या होगा, इंक्रीज होगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। ओके तो आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे आज हमारे। अब अगला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार। ये देखो, इट रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेचता खरीदता है। सर क्यों बेचता खरीदता है, देखो दो चीजें होती हैं। अब देखो या तो वो बेचेगा या वो खरीदेगा। अब मान लो वो बेच रहा है, ओके वो क्या कर रहा है, अपनी कोई भी चीज बेच रहा है। अब वो ऐसे फ्री में तो बेचेगा नहीं, कुछ अमाउंट लेगा। अब जो अमाउंट ले रहा है तो मनी सप्लाई क्या ले रहा है, वो सोक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सोक कर रहा है मनी सप्लाई को। अब जैसे आपने उससे कोई मान लो आपने उससे कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, आपने उस सामने वाले बंदे को क्या दे दिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दे दिया। आपने उस बंदे से पैसे ले लिए, ऐसे आपने 500 करोड़ लोगों से, मतलब 500 तो सॉरी, ऐसे आपने 50 करोड़ लोगों से ऐसे पैसे ले लिए सबसे 1-1 करोड़ रुपए ले लिया आप लोगों ने। क्या मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम होगी सर। आपने सेल किया, इससे क्या हुआ कि आपने पैसा जो था वो सोक कर लिया, आपने जो उनका पैसा था वो अपने पास लिया है, जिससे मनी सप्लाई क्या थी इकोनॉमी के अंदर कम हो गई है। ओके और अगर हम बात करते हैं डिफ्लेशन के अंदर, डिफ्लेशन के अंदर क्या करता है, वो अपनी जो है वो सिक्योरिटीज परचेज करता है लोगों की। लोग कहते हैं यार मेरा लोखंड वाले में मंगाना है, अच्छा लोखंड वाले में भेज दो, मोदी साहब से पेमेंट करवा देंगे हम आपकी, ठीक है। वो कहेगा कि यार मैं थोड़ा क्या नाम लेते हैं, हमारा वहां पे जुहू के अंदर बीच है, हमारे जुहू के अंदर एक और बड़ा सारा बंगला, अच्छा वो भी है,
हम खरीद रहे हैं। अब इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बढ़ेगी। अब ऐसे आप कहोगे तो सिर्फ अमीरों की बात है, गरीबों की बात यही होती है। अच्छा जी आपका, अच्छा ये आपकी प्रॉपर्टी है, हाँ हमारी ये प्रॉपर्टी है, हम खरीद लेंगे, अच्छे खासी दाम देंगे हम आप लोगों को, अच्छे खासी दाम के अंदर उनसे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इनसे क्या होता है, अब वो क्या कर ले रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी खरीद तो रहे हैं, एक एसेट भी क्रिएट हो रहा है, पर उनसे क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, जिससे मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन के अंदर सेंट्रल बैंक, यहाँ पे सेल नहीं है, ये सेल है, सॉरी, ओके, सेल ऑफ इट्स सिक्योरिटी सच एज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, देयरफॉर इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। अपनी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी को करने के लिए वो क्या करता है, सेल करता है, और डिफ्लेशन के अंदर वो क्या करता है, परचेज करता है। ओके, वही सेम बात इसमें भी लिखी गई है, द सेंट्रल बैंक परचेजेस द सिक्योरिटीज ऑफ द पीपल टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ड्यू टू व्हिच डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड। अब आ जाते हैं सर, अभी तक तो आपने क्वांटिटेटिव तो बता दिया, अब बारी है क्वालिटेटिव। हमारे तीन ही क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, तीनों को अच्छे से समझते हैं, और ताकि हम इस पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर दें, लास्ट पार्ट कमर्शियल बैंक करने के बाद हम बैंकिंग चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर दें। देखिए क्या होता है, हमारे इसके अंदर तीन पार्ट होता है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर क्या होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मैं कहता हूं रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। यानी कि आप कितने अमाउंट जो है वो एक तरीके से कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हो। जैसे आप अपना घर गिरवी रख रहे हो, आपने, आपका घर है 10 करोड़ का, ठीक है, आपका घर कितने का, 10 करोड़ का, आपने लोन लिया 8 करोड़ का, ठीक है, ये जो दो है ना, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़। 2 करोड़ क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी एक्चुअल प्रॉपर्टी कितने की थी और जितने का आपको लोन मिला है, या 8 करोड़ का आपको क्या मिला है, लोन मिला है। आपने 10 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी दी जो आपने सामने वाले बंदे के पास रखी, आपने 8 करोड़ का लोन लिया सामने वाले से, जो 2 करोड़ है वो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब सर इससे क्या होगा, देखते हैं इन्फ्लेशन के अंदर क्या होगा। तो हम कहते हैं सेंट्रल बैंक जो है ना वो इंक्रीज कर देता है मार्जिन रिक्वायरमेंट को टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ क्रेडिट। अब अगर क्रेडिट का फ्लो को रिड्यूस करने के लिए वो क्या कर देता है, ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना उसे क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा, यानी कि अब वो क्या करेगा, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को कम करना पड़ेगा। यानी कि ये जो अमाउंट क्या थी, किस चीज की अमाउंट थी, लोन देने की अमाउंट थी, तो मुझे लोन कम देने पड़ेंगे। अब अगर पहले 10 करोड़ की सिक्योरिटी ऑफर करते थे, 8 करोड़ का लोन मिलता था, अब 10 करोड़ की सिक्योरिटी ऑफर करोगे ना तो सिर्फ 5 करोड़ का लोन मिलेगा। यानी कि आपके जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ पे है, यानी कि वो इंक्रीज हुआ, आया ना हुआ। तो आपको इस तरीके से देखा जाए, अगर 5 करोड़ पे आ गया है ये, तो आपकी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हुई, कंट्रोल हुई। क्यों, क्योंकि आपको जब देखेगा बंदा यार 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ऑफर करने में से 5 करोड़ का लोन मिल रहा है, तो यार क्यों करूं मैं ऑफर सिक्योरिटी, क्यों मैं ऑफर करूं लोन, क्यों मैं लोन लूं, इससे मनी सप्लाई क्या आएगी, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली जब अगर यही केस के अंदर मैं कहूं कि डिफ्लेशन में क्या होगा, तो डिफ्लेशन के अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होगी वो रिड्यूस कर दी जाएगी। The central bank reduces the margin requirement to increase the flow of credit। पहले 10 करोड़ का अगर लोन चाहिए तो आप उसके लिए अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा करवा रहे हो, आपको हम उसके बदले में 9 करोड़ का लोन दे देंगे। कितने का, 9 करोड़ का लोन कर देंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इसके अंदर क्या होगी, डिक्रीज हुई। पर अब बंदा सोचेगा 10 करोड़ देके 9 करोड़ का लोन, कुछ फेयर डील है यार, तो उसके क्या होगी, वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा, जिससे फ्लो ऑफ क्रेडिट इंक्रीज होगा। आगे हमारे आखिरी 2 पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो पहला, लास्ट सेकंड है हमारे पास रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या कहता है, देखो ये एक तरीके का क्रेडिट कोटा से रिलेटेड है कि बिजनेस, एक गवर्नमेंट भी देखती है ना यार कहाँ जा रहा है एक्चुअल में पैसा, कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर जा रहा है, कि कौन सी एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम लोन दे रहे हैं। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा। फिक्स कर देती है क्रेडिट कोटा, क्या ये पर्टिकुलर एक्टिविटी है ना, इसके अंदर सिर्फ इतना ही पैसा जाना चाहिए। फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर पैसा डाल देती है। सर क्यों डालती है, जो डेंजरस और हार्मफुल है ना, जैसे गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, अब ये जितने भी है ना, अब इनके लिए वो क्या करती है, स्पेसिफिक लिमिट कर देती है कि अगर ये इंडस्ट्रीज ग्रो हुई ना, यार ये सोशली बेनिफिशियल नहीं है ऐसी इंडस्ट्रीज। अगर आपका कोई भी दोस्त अगर स्मोकिंग करता है ना, क्योंकि आजकल बड़ा केजीएफ का ट्रेंड है, कैसे एक हाथ में समझ जाओ, तो वो अगर आपको कोई भी दोस्त करता है तो उन्हें ये बात समझाओ आप लोग कि बहुत ही बुरा है, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती ये सारी चीजें फैले। इस चीज के लिए जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज है ना, अब इन्हें डिस्करेज करने के लिए वो क्या करती है, ये हम गवर्नमेंट बजट में भी देखेंगे, गवर्नमेंट बजट भी इन सबको डिस्करेज करता है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या कहता है, इन लोगों को ज्यादा लोन मत दो, क्योंकि ज्यादा लोन देंगे ज्यादा एक्सपेंड होंगे, ये लोग ज्यादा अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, एक तरीके से इनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जिससे इनकी सेल ज्यादा होगी, और जब सेल ज्यादा होगी तो ज्यादातर जो हमारे यूथ है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप लोगों ने किया नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आपने जरूर किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं यार, अगर हमारे पास अच्छे जन है ना, हम डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर पाएंगे।
तो वही है इसके अंदर इट वाज इंट्रोड्यूस टू चेक द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी की देखना चाहते हैं यार ऐसी जो बिजनेस एक्टिविटीज है इनके अंदर कितना पैसा जा रहा है। कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द दीस कोटा बिफोर एक्सीडिंग लोन। अब जो कमर्शियल बैंक है ना वो ये जो कोटा सैंपली वो कह रहे हैं अल्कोहल इंडस्ट्री कह रहे हैं सर 80% इंटरेस्ट दे देंगे कोई बात नहीं, क्यों नहीं भी पता हम बहुत ज्यादा कमाते हैं। आपको अगर याद होगा कि जब लॉकडाउन खुला था जब ठेके खुले थे कितना ज्यादा मतलब कितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ था। सोच रहे हो कि कितना ज्यादा हुआ था। सोच रहे हो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं हो, आप उन्हें 90 भी दोगे ना कोई बात नहीं सर, हम कमाते इतना ज्यादा है कि हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इन सारी चीजों को मतलब इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट डालते हैं ताकि अलग अलग जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो ऐसी एक्टिविटीज ग्रो ना करे। तो इन्फ्लेशन के केस के अंदर क्या होता है क्रेडिट कोटास जो होते हैं वो इम्पोज कर दिए जाते हैं, यानी कि कहा दिया जाता है कि बस इतना ही पैसा दोगे इन्हें, इनसे ज्यादा नहीं दोगे। डिफ्लेशन के अंदर जहां पे पहले ही मंदी चल रही है वहां पे क्या होता है ये जो फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है इसके अंदर इंक्रीज कर दिया जाता है, ये जो क्रेडिट कोटास को रिमूव कर दिया जाता है। जितना देना है तो कोई बात नहीं, एक बार हमें पैसा चाहिए इकोनॉमी के अंदर, पैसा लेके आओ किसी भी तरीके से इकोनॉमी में। लास्ट पॉइंट, इसके बाद हमारे आज का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मोरल सुएशन क्या है? मोरल सुएशन देखिए इसके अंदर हम कहते हैं द सेंट्रल बैंक कंट्रोल हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक। कंप्लीट कंट्रोल है कमर्शियल बैंक के ऊपर। इट मेक्स द कमर्शियल बैंक टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन बाय प्रेशर एंड परसुएशन, यानी कि वो किसी भी तरीके से एकदम प्रेशर बना के रखता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के ऊपर कि मेरी गाइडेंस है, इसे तू है ना वो उसे कहता है इसे तू है ना ब्रेक नहीं करेगा, जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। Therefore, commercial bank care for the advice of the central bank before expanding और controlling the flow of credit। एक्चुअल में देखा जाए तो लोन तो कौन देते हैं? अगर आप नॉर्मल आरबीआई के पास जाओगे क्या लोन लेने, आप कमर्शियल बैंक के पास ही जाओगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वही लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए। तो उनके लिए ही बात कही गई है कि वो कह रहे हैं कि देख लो तुम लोगों के ऊपर है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तुम लोग अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चले ना फिर देख लेना मैं तुम लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाते हैं ना, ऐसा मतलब मान सकते हो रैगिंग करते हैं एक तरीके से कमर्शियल बैंकों की। तो कमर्शियल बैंक पे डर के रहते हैं भैया इन बड़े भैया ने जो कह दिया ना वही करना अपनों को। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि देखो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी को मतलब किया जाता है। इन्फ्लेशन है कमर्शियल बैंक दिए जा रहा है उसने स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी लगा दी, यानी कि अब तो उससे कम पैसा देगा ज्यादा नहीं देगा। ऐसे तू तो बांटे जा रहा है, तूने इन्फ्लेशन ले आया एकदम मार्केट के अंदर पैसा मतलब फ्लो ऑफ इकोनॉमी इतना ज्यादा बढ़ा दिया तूने फ्लो ऑफ मनी को, यानी कि मतलब इन्फ्लेशन हर जगह महंगाई है। अब देखो यार अब महंगाई किस तरीके से होती है, अगर एक चीज जो है अगर सभी के पास हजारों करोड़ों रुपए है, एक फैक्ट भी था कि सरकार सब में इक्वल पैसा क्यों नहीं बांट देती। अब जो इक्वल पैसा बांट देगी सबके पास, जो बंदा 1 करोड़ रुपए वाला है ठीक है, अब अगर वो अपने जो टूथपेस्ट होगा ठीक है नॉर्मल टूथपेस्ट जो होगा ना उसके पास उसे 10 रुपए में क्यों बेचेगा, वो कहेगा 5-10 रुपए 1-2 रुपए कमा के मैं क्या करूंगा, मैं तो करोड़ों कमा लेता हूँ, मैं तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो इससे क्या कहेंगे महंगाई तो आएगी। डिफ्लेशन के अंदर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होते हैं, लिबरल मतलब कहते हैं पैसा है नहीं दे दे जैसे पैसे देना तू दे दे। तो ये थी हमारी सारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जिससे हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, पहले एक्सप्लेन करना पॉइंट फिर इन्फ्लेशन फिर डिफ्लेशन। सो इट वाज अब इस चैप्टर को खत्म करने की बारी है और हम इस चैप्टर को किससे खत्म करेंगे कमर्शियल बैंक की कंप्लीट टॉपिक को देखेंगे। इसके अंदर हम 2 मेजर टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक के बारे में देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जहां पे बड़े क्वेश्चन तो नहीं पर एमसीक्यू जरूर बन सकते हैं। दूसरा क्रेडिट क्रिएशन जो सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट है इस चैप्टर के अंदर डालने के लिए वह क्रेडिट क्रिएशन ही है। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सर दिक्कत पता क्या आती है बच्चों को समझ में आ जाता है सर क्रेडिट क्रिएशन है क्या, लिखना नहीं आता। तो मैंने जिस तरीके से लिखा है ना आपको भी उसी तरीके से लिखना है, गारंटी देता हूँ पूरे नंबर मिलेंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है। एजम्पशन डेफिनेशन कंक्लूजन हर एक चीज हमें अच्छे से लिखने क्योंकि हमें कोई भी चांस नहीं देना किसी एग्जामिनर को नंबर काटने का। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हमारे पास कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो हम एक सेकंड रुकिए थोड़ा एडजस्ट करने दीजिए स्क्रीन को। हाँ तो हम इसमें क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर्स लोन टू द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। हम क्या कहते हैं हमने सेंट्रल बैंक ने भी यही काम करता था, क्या करता था कि वो कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करता था डिपॉजिट, क्या कहता था उसे रिवीजन। आप लोगों को वीडियो देखता आप लोगों को रिवीजन होनी चाहिए, क्या कहता था उस अमाउंट को वो अमाउंट क्या कहता था रिवर्स रेपो रेट। जिस अमाउंट के ऊपर वो लोन देता था उससे हम 2 नाम से कहते थे बैंक पॉलिसी रेट और रेपो रेट। अच्छे से याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। ओके वैसे हमारा कमर्शियल बैंक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करता है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और ऑफर क्या करता है लोन।
लोन को क्या करता है, ऑफर करता है लोन टू द पीपल। अब वो किस चीज के लिए करता है, फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही वो देता है। द कमर्शियल बैंक अर्न मनी बाय द वे ऑफ स्प्रेड, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, वापस मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्रेड होता क्या है एक्चुअल के अंदर, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसे पढ़ा हुआ है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, द रेट एट विच दे लेंड मनी माइनस द रेट एट विच दे बोरो मनी, मतलब सर यानी कि जिस रेट के ऊपर वो लोग तो लोन ऑफर करते हैं लोगों को, मान लेते हैं 10% रेट के ऊपर एक सेम अमाउंट मान लेते हैं, जैसे 1-1 लाख रुपए, 1 लाख कहीं से लिए हैं, 1 लाख कहीं पे दिए हुए हैं, ओके। 1 लाख रुपए के ऊपर मान लेते हैं उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया हुआ है वो है 10%, तो 10,000 रुपए तो क्या है उनकी अर्निंग्स है, यानी कि 10,000 रुपए उन्हें यहाँ से मिले हैं। और उन्होंने जहां से पैसे लिए थे यानी कि एक्सेप्ट किए थे जहां से डिपॉजिट्स को, वहां पे उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था कि हम आपको 4% देंगे, यानी कि इसमें से 10,000 रुपए यहाँ से आपको 10,000 में से 4% यानी कि 4,000 आपने उन्हें दे दिए, तो आपके पास 4,000 इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास बचा कितना, 6,000। तो इसी तरीके से बैंक किस तरीके से अर्न करता है, स्प्रेड की फॉर्म के अंदर अर्न करता है। तो ये स्प्रेड है कि ये 6,000 जो है वो क्या है, स्प्रेड ही तो है, यानी कि जिस रेट के ऊपर आप ऑफर करते हो लोन माइनस कर देते हो जिस रेट के ऊपर आप एक्सेप्ट या फिर बोरो करते हो मनी को, ओके। रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द रेट एट विच इट ओके एट द रेट एट विच इट लेंड मनी, यानी कि ये जिस रेट के ऊपर ये क्या नाम लेते हैं पैसे देता है, एंड द रेट एट विच इट एक्सेप्ट डिपॉजिट या फिर बोरो मनी, जहां से ये पैसा लेता है लोगों से, उस दोनों रेट्स का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं, ओके। अब बेसिकली अब ये भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा बैंक, तो ये भी है जैसे, पर इसके फंक्शंस जो है ना बहुत ही नॉर्मल से हैं, दो ही फंक्शंस हैं, कौन कौन से, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन्स। देखते हैं जल्दी से। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर हम क्या कहते हैं, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से पैसे लेता है, और पब्लिक अपने जो डिपॉजिट है वो किस तरीके से डिपॉजिट करवा सकती है, दो ही तरीके से करवा सकती है, या तो वो डिपॉजिट हो चेकेबल डिपॉजिट, कौन से डिपॉजिट, चेकेबल डिपॉजिट। सर चेकेबल डिपॉजिट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ना यार उसकी। These are those deposit which can be withdrawn any time on demand, जो कि किसी भी टाइम के ऊपर डिमांड के ऊपर आप पैसे निकलवा सकते हो। जैसे आप लोगों के जो नॉर्मल अकाउंट है वो कौन से चेकेबल डिपॉजिट है, जब मन किया तब आप उस वहां से पैसे निकलवा सकते हो, ओके। एंड चेक कैन बी इशूड अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, और जो चेक आप उनके अगेंस्ट चेक भी इशू कर सकते हो, आप किसी को चेक दे दो उस बैंक आपके अकाउंट का, जिससे वो क्या होगा उस अकाउंट के आपके अकाउंट से उस बंदे के अकाउंट के अंदर पैसे क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ओके। दे आर नॉट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब तक उनके अंदर पैसे हैं तब तक वो चलते रहते हैं, ऐसे नहीं होता कि इस पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपकी जो एफडी है जो हमारा अगला है वो खत्म हो जाएगी। एफडी वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आप इस वर्ड से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो गए, क्योंकि आपके पेरेंट्स इस वर्ड को बहुत यूज करते हैं, ओके। नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स के अंदर हम क्या कहते हैं, दीस आर दोस डिपॉजिट व्हिच कैन नॉट बी विथड्रॉन एनी टाइम ऑन डिमांड, आपकी जो एफडी आप उसे कभी भी तोड़वा नहीं सकते बीच में से। एंड चेक कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट दी डिपॉजिट, और आप उनके अगेंस्ट चेक भी नहीं इशू कर सकते, भाई मेरी एफडी है काम कर उसमें 5,000 रुपए निकाल लो, ऐसे कहते हो यार, नहीं कह सकते, क्योंकि एफडी को मतलब फिक्स डिपॉजिट है, यानी वो बैंक जो पैसा वो बैंक के पास फिक्स है। दीस डिपॉजिट्स आर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये डिपॉजिट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, दैट्स व्हाई इन्हें क्या कहा जाता है, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। नॉर्मल सा पॉइंट है ये। दूसरा है एडवांसिंग लोन्स, लोन्स एडवांस करता है, लोन्स एडवांस मतलब लोन देता है लोगों को। अनदर मेजर फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक इज एडवांसिंग लोन, द कमर्शियल बैंक मेनली लेंड मनी फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। कमर्शियल बैंक तो क्या है, वो समाज सेवा देखेगा या खुद का भला देखेगा, तो खुद का भला देखेगा। हर एक बैंक क्या देखता है, खुद का भला देखता है, तो बेसिकली किन पर्पसेस के लिए देता है, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए तो देता है, सच एज कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, जैसे कंजप्शन का पर्पस हो गया, इन्वेस्टमेंट का पर्पस हो गया, इन्हीं पर्पसेस की वजह से वो मेनली लोन को लेंड करता है, ओके। अब सर एक दिमाग के अंदर बात आ जाती है, सर अगर ये दो फंक्शंस है ना कोई और जना परफॉर्म कर ले तो क्या वो भी कमर्शियल बैंक बन जाएगा। मैंने कहा सुनो, अगर वो दोनों फंक्शन जो मेजर है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और बोरिंग और लेंडिंग मनी या फिर एडवांसिंग लोन, दोनों को ही फुलफिल करता है तभी वो एक कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आता है, वरना वो नहीं आ पाएगा। बच्चे के मन में आता है सर एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, ये भी तो ऐसा कुछ काम करते हैं, लेकिन वो दूसरे एक फंक्शन को तो करते हैं पर दोनों फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते। तो यहीं पे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ बैंक। वो भले एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, पर वो एक कमर्शियल बैंक नहीं है। A financial institution is a bank only if it fulfill two primary functions, कौन कौन से, accepting deposit and advancing loans। अगर ये दोनों को पूरा करते हैं सिर्फ तभी वो उस कैटेगरी के अंदर आ पाएंगे। कौन सी कैटेगरी, हमारे कमर्शियल बैंक की कैटेगरी के अंदर। जैसे एलआईसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑफर करता है लोन, जो कि लोन देता है लोगों को
वो, पर डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, पर वो एक्सेप्ट नहीं करता डिपॉजिट को। तो सर एक चीज तो करता है, दूसरी चीज नहीं करता, तो वो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं आएगा। 1 मार्कर मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, और मेरे हिसाब से अगर 3 नंबर में भी आ जाए तो भी मुझे इस चीज के ऊपर कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं, 3 नंबर में भी आ सकता है। पोस्ट ऑफिस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, वो एक्सेप्ट कर लेती है डिपॉजिट, लोन नहीं देती, तो वो भी क्या है, एक कमर्शियल बैंक नहीं है। तो क्या आप पहले से कमर्शियल बैंक है? नो सर। क्या एक पोस्ट ऑफिस एक कमर्शियल बैंक है? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कमर्शियल बैंक होने के लिए 2 मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। ये एक एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर का हम करते हैं डी एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और देखा जाए ज्यादातर सबसे ज्यादा 3 या 4 नंबर के अंदर इस चैप्टर के अंदर आने वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए यही क्वेश्चन आता है क्रेडिट क्रिएशन का। पर बच्चे पता है यहाँ पे मार्क्स क्यों लूज करते हैं? उन्हें लिखना ही तो नहीं आता, उन्हें नहीं पता कि सर लिखना कैसे है। तो इन्हें मैं अच्छे से आपको यही मेथड फॉलो करना है लिखने का। अगर आप दूसरा कोई मेथड यूज करते हो तो मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली आपको जो 4 में से 4 है ना, आप उसमें से 4 में से 3 की नंबर की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन मेरा जो मेथड है प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, गारंटी देता हूँ तुम्हारे 4 में से 4 नंबर ही मिलेंगे तुम लोगों को। डेफिनेशन देखते हैं उसकी। तो डेफिनेशन के क्या अंदर है कि क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन किस चीज का प्रोसेस है? मनी क्रिएशन का प्रोसेस है। कमर्शियल बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट व्हिच इज मच मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट। जो कमर्शियल बैंक है वो एबल है, मतलब वो बना कर सकता है, क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है क्रेडिट। सर क्रिएट कर सकते हैं, क्रेडिट का क्या मतलब आगे अच्छे से डिटेल वे में समझ में आएगा। पहले मैं एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कमर्शियल बैंक करता है। जैसे ये कमर्शियल बैंक है, एक्चुअल में आपको समझ आ, ये मेरे एक्चुअल में मेरी हैंडराइटिंग मेरी कॉपी के अंदर ही मैंने ये डायग्राम बनाए हुए थे। आपको भी डेफिनेशन के बाद ये डायग्राम बनाना है। ओके, आगे जो टेबल है वो भी मेरी कॉपी का ही है। तो जैसे मैं अच्छे से बनाता था, मैं एक्चुअल में वर्ड्स की कुछ और नहीं है, एक्चुअल के अंदर जो भी लिखता हूँ ना वो क्या है, मेरे नोट्स के अंदर से मैं टाइप करता हूँ। जब मैंने 12th की थी, मैंने मेरे नोट्स बहुत ही डिटेल वे में बनाए थे, कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ा था, और उसी के हिसाब से मैं पेपर देके आया था। और मैंने वही नोट्स आप लोगों के सामने भी रख दिए हैं, बस इन्हें मैं इस डिजिटली पैनल के थ्रू पढ़ाता हूँ। तो मैं अपनी कॉपी का इस्तेमाल नहीं करता, मैं इन सारी चीजों से आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ओके, इनसे अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जैसे कमर्शियल बैंक, अब जैसे एक बंदा है, ये पर्सन था, इस पर्सन ने क्या किया, 1000 रुपए बैंक के अंदर क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। कितने रुपए जो डिपॉजिट करवा दिए, 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिए। अब कमर्शियल बैंक इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करेगा, आगे बताऊंगा कैसे करता है, कि आपको पता है वो आपके 1000 से 5000 रुपए तक दे सकता है। सर 5000 तक? मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा दे सकता है। ये तो गिवन कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा एलआरआर है। सर ये एलआरआर क्या है अभी बताऊंगा, सस्पेंस क्रिएट करो ना सर। एलआरआर जब 20% होते हैं ना, तब आप 5% दे सकते हो। तो अगर आप देखो यार, आप सोच के देखो, आप 1000 रुपए दे रहे हो, कमर्शियल बैंक उसका 5 गुना बना के बाहर लोगों को दे रहा है। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, क्या ये बैंक कैसे कर पा रहे हैं? यार मैंने दिए तो 1000 थे, ये 5000 कैसे बन गए? सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छे से जानेंगे हम इसे। तो इसे क्या कहा जाता है, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। डायग्राम बनाना ही बनाना है, अगर डायग्राम नहीं बनाते मैं गारंटी नहीं लेता यार तुम्हारे 4 में से 4 की। अगर डायग्राम बनाते हो मैं गारंटी देता हूँ 4 में से 4 की। ओके, आगे देखते हैं। फिर एजम्पशन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अगर काफी बच्चे होते हैं एजम्पशंस नहीं लिखते और डायग्राम भी नहीं बनाते, तब कहते हैं सर नंबर नहीं मिले तो नहीं मिलेंगे ना। ऐसे केस के अंदर एजम्पशन लिखनी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस केस के अंदर। अगर एजम्पशंस नहीं तो मान लो कुछ भी नहीं, एजम्पशन नहीं तो कुछ भी नहीं। एजम्पशन 2 ही एजम्पशंस हैं यार, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। द एंटायर कमर्शियल बैंक इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। पूरी कमर्शियल बैंक की जो कम्युनिटी है ना, उसे एक सिंगल बैंक की तरह मानेंगे। यानी कि हम क्या मान रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक ही बैंक है, जो कि कौन सा है, ये कमर्शियल बैंक है। सारे कमर्शियल बैंक को किस तरीके से कहा गया, एक ही कमर्शियल बैंक है। दूसरी चीज क्या कही है, ऑल रिसिप्ट्स एंड ट्रांजैक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक। कोई भी पेमेंट जो है वो हैंड टू हैंड नहीं हुई, सारी की सारी पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू ही है। यानी कि बैंक से कह दिया कि बैंक आप इससे पैसे दे दो, आप इससे पैसे ले लो, सारी जो भी ट्रांजैक्शन जो है बैंक से हुई है। तो 2 एजम्पशंस क्या क्या हुई है इसके अंदर। सबसे पहले एजम्पशन हुई है कि सर जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अब सारे एक ही मान लिए गए, यानी कि सारे कमर्शियल बैंक को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया गया। मैंने वो बिल्कुल सही। दूसरा पॉइंट क्या था सर, जितनी भी रिसिप्ट है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, वो सारी के सारी रिसिप्ट जो भी ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से हुई है, बैंक के थ्रू हुई है, बैंक से ही आई, बैंक के अंदर से ही गई। ओके, अब आ जाते हैं हम एलआरआर के ऊपर। एलआरआर एक तरीके से मैं कहता हूं कि एलआरआर एसएलआर ही होता है। ओके, आपको एलआरआर और एसएलआर मैंने ऊपर ही बताया था। एसएलआर क्या होता है, एलआरआर और एसएलआर दोनों सेम चीजें हैं।
कुछ फर्क नहीं है इन दोनों के अंदर, सेम डेफिनेशन है, पर हम क्या है क्रेडिट क्रिएशन में एलआरआर वर्ड का यूज करते हैं। ओके, लीगल रिजर्व रेशो क्या कहते हैं हम, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट व्हिच इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशो। तो आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ कि अब ये जो आप अमाउंट होती है ना, जो भी आपके डिपॉजिट होते हैं उनके अंदर से थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो होती है, जैसे हम एसएलआर में मैंने कहा था, जो भी आपके पास अब डिपॉजिट्स हैं, जो भी आपके पास अमाउंट है उसका थोड़ा पोर्शन आपको अपने पास रखना होता है। इसके अंदर जो भी आपके डिपॉजिट है उनका थोड़ा अमाउंट आपको अपने पास ही रखना होता है। उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, एलआरआर, दैट इज लीगल रिजर्व रेशो। अब हम करते हैं शेड्यूल। यहाँ पे मैं हेडिंग लिखना भूल गया, सॉरी गाइस, पर आप लोग जरूर लिख लेना यहाँ पे हेडिंग शेड्यूल। तो शेड्यूल के अंदर क्या है, तो हम एज्यूम करते हैं क्या कि मान लेते हैं ये डिपॉजिट है, एक बैंक के अंदर हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, ये एलआरआर है, एलआरआर को हमने एज्यूम किया कितना 20%, और ये लोन कितने का हम दे सकते हैं, और ये राउंड्स है। ओके, तो जैसे हमने शेड्यूल है, तो मान लेते हैं बैंक है जिसके अंदर 1000 रुपए पड़े थे, 1000 करोड़ मान लो यार, तुमको यार 1000 करोड़ पड़े थे, ठीक है, 1000 करोड़ थे उस बैंक के अंदर। अब अगर उस बैंक के अंदर 1000 करोड़ है, एलआरआर कितना है, 20% है गाइस, कितना है, अगर 20% है तो उस तरीके से देखा जाए तो एलआरआर उन्हें कितना मेंटेन करना पड़ेगा सर, 200 रुपए उन्हें खुद के पास रखने पड़ेंगे, और वो 800 रुपए तक दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है 800 रुपए तक दे दिए, मान लो हमने 800 के 800 एक बंदे को दे दिए, मान लो, क्योंकि एजम्पशंस के बेस पे चल रहा है ये सारा काम, उन्होंने 800 रुपए एक बंदे को दे दिए, उस बंदे ने वो 800 रुपए जो आए थे ना उसके पास 800 करोड़, सॉरी 800 करोड़ जो थे उसे वापस बैंक के अंदर ही डिपॉजिट करवा दिया एक बारी के लिए, क्योंकि एक बार उसे यूज नहीं था, उसे थोड़े टाइम बाद चाहिए थे, तो उसने क्या किया 800 का 800 करोड़ रुपए बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए। अब बैंक के अंदर तो वापस पैसा आ गया, तो अब वो क्या करेगा, इन्हीं 800 के अंदर 160 करोड़ का क्या बनाएगा, अपनी जेब में डालेगा, यानी कि एलआरआर रखेगा, क्योंकि लीगली कंपल्सरी है कि कुछ फ्रैक्शन रखना है, एलआरआर रखेगा 160 का, और 640 करोड़ ये क्या करेगा, दूसरे बंदे को दे देगा कि भैया तू ले जा 640 करोड़, तुझे भी लोन हमने दिया है। अब ये जो 640 करोड़ का जो लोन है ना, इस बंदे को पेमेंट करनी थी, इस बंदे को क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी। इसने 640 करोड़ की पेमेंट जो थी, मैंने क्या एजम्पशन कही थी, दूसरी सारी ट्रांजैक्शन कहां से रूट है, बैंक के अंदर, तो उसने 640 रुपए बैंक के थ्रू किसी और पर्सन को देने थे, ठीक है। अब वापस पैसे कहां पे आ गए, बैंक के अंदर आ गए, तो 128 करोड़ का तो क्या बन गया, वापस एलआरआर बनाना पड़ा, और 512 करोड़ तक की अमाउंट अब क्या कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं। तो सर अब इससे क्या होगा, अब जब आप इसका टोटल निकालोगे ना, ये क्या निकलेगा, 5000, कितना, 5000। अब मैं कहता हूं कि सर अच्छा ठीक है 5000 निकल गया, सर आपको कैसे पता चला, मैंने कहा ये फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लाई का। सर क्या फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लाई का, ये आगे भी नीचे भी है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर का और क्रेडिट क्रिएशन का, ये दोनों ही टॉपिक्स की वजह से ये जो, क्योंकि इसके अंदर आप नीचे भी देखो ना, इसके अंदर आपको डेफी, आप ये देखो यहाँ पे शेड्यूल यहीं पे भी कंटिन्यू होता जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्रेडिट ऐसे मल्टीप्लाई से फिर एक्सप्लेनेशन आएगी, और इसी वजह से जो चैप्टर है ना, फिर मनी मल्टीप्लाई को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जाके हम कहीं कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, इस वजह से सबसे ज्यादा 3 नंबर या 4 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का मुझे लगता है अच्छा खासा है, ये 3 नंबर के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है कंटेंट। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा मनी मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में जैसे इनके फॉर्मूला तो हम नीचे पढ़े हैं, वैसे बता देता हूँ। मनी मल्टीप्लाई होता है 1/LRR, और क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होते हैं इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितने थे गाइस, बताओ मुझे जल्दी से, सर 1000 थे, मैंने कहा ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 थे, ठीक है, इनटू मनी मल्टीप्लाई या फिर 1/LRR। LRR क्या था सर, 20% था, 20% को मतलब मैं मान लो जब 20 नीचे आएगा इस तरीके से लिखूं मैं, 100/20, 5 मान लो, बन गया 5 1000 इंटू 5, 5000 अमाउंट है 5000। ओके, अब 5000 का 20% उन्होंने एलआरआर रखा, तो एलआरआर की टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, 5000 का 20% कितना होता है 1000। सब बचा हुआ जो 4000 है, जो एक्चुअल में 80% है, वो हमने क्या कर सकते हैं, हम लेंड कर सकते हैं। तो फिर वो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने 1000 के कितने बना लिए, 5000 बना लिए, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना वही है आगे। तो अब इसे देखते हैं, आपको कांसेप्ट समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब देखते हैं लिखना कैसे, वही सेम बात मैंने यहाँ पे भी कर दी। मनी मल्टीप्लायर था 1/LRR, 100/20, 5 टाइम्स के अंदर आ गया।
फिर क्रेडिट क्रिएशन, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR 5000 की इस तरीके से अमाउंट होगी। अब जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ना उसे वर्ड्स के अंदर बताते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, ओके क्या कह रहा है, लेट अस एज्यूम दैट द इनिशियल डिपॉजिट इन अ बैंक इज ₹1000, 1000 रुपए का हमने इनिशियल डिपॉजिट है, LRR 20%, इट मींस दैट द बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रुपीस 200 एज रिजर्व, यानी कि 200 रुपए क्या बनाना था, LRR। सारी चीजें कहानी बता चुका हूँ, बस इसी कहानी को वर्बल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, आपके लिए पढ़ देता हूँ फिर भी। एंड कैन लेंड अप टू ₹800 रुपए तक वो दे सकता है, 200 रुपए उसका अपनी खुद की जेब के अंदर रखा है। उस जेब का नाम क्या है, LRR। LRR की फुल फॉर्म क्या है, लीगल रिजर्व रेशो। Okay, suppose a borrower has deposited this amount in bank. उसने वापस बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर दी। It means that the bank again need to maintain a reserve of ₹160 and can lend up to ₹640. 640 रुपए तक आप वो दे सकता है। The borrower uses this amount for making, अब जो बोरोवर है वो ये अमाउंट को यूज करते हैं किस चीज के लिए, पेमेंट करने के लिए, जो कि वापस बैंक के पास आती है, और यही प्रोसेस चलता रहता है जिस वजह से बैंक 5000 रुपए तक दे सकती है आराम से। अब मनी मल्टीप्लाई की डेफिनेशन देख लेते हैं, वैसे लिखनी नहीं होती पर फिर भी आपको कांसेप्ट क्लियरेंस के लिए होते हैं। मनी मल्टीप्लाई क्या होता है, तो हम कहते हैं इट रेफर टू द अमाउंट, ओके, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, जो कि बैंक एबल क्रिएट है। उसने 1000 रुपए दिए थे, 1000 रुपए थे उस बैंक के पास, उस बैंक ने उस 1000 का कितना बना लिया, उस बैंक ने 1000 का 5000 बना लिया। तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक आर एबल टू क्रिएट, यानी कि जो 4000 रुपए उन लोगों ने एक तरीके से क्रिएट किए, 1000 से कितने बढ़ा लिए, 4000 बढ़ा के 5000 रुपए पहुंच गए वो, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स की फॉर्म के अंदर। विद एवरी सिंगल यूनिट ऑफ मनी इट कीप इट एज अ रिजर्व। मनी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1/LRR, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। मनी मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, 1/LRR। ओके, इन द गिवन एग्जांपल, जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर 20% LRR थी, तो 20% के अकॉर्डिंग क्या निकला था हमारा, 5 टाइम्स निकला था। क्या निकला था हमारा, 5 टाइम्स निकला था या नहीं निकला था, निकला था सर। ओके, इस 5 टाइम इट सिग्निफाइज दैट हर 1 रुपए अगर आप बैंक के अंदर देते हो ना, तो वो उस बैंक 1 रुपए का 5 रुपए बना देगा। जब हम 1000 रुपए डालेंगे तो उसका 5000 बना देगा। जब हम 20000 डालेंगे तो वो उसका 1 लाख बना देगा। यानी कि LRR जब 20% होगा ना, ये LRR कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये LRR हमेशा 20% नहीं होता। हमारी प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 20% दिया था, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसका 5 टाइम्स क्रिएट कर देगा। 1 रुपए भी बैंक में डालोगे ना तो बैंक उस 1 रुपए का 5 रुपए बना सकता है। Okay, that with every single unit of money it keep it as a reserve, the commercial bank are able to create 5 times of money. तो कमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं, 5 गुना पैसा बना सकते हैं उसका, यानी कि 25 दिन में पैसा डबल स्कीम इनके पास अवेलेबल है, अक्षय सर के पास अवेलेबल नहीं थी। कंक्लूजन, इस चैप्टर का आखिरी कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है। द कमर्शियल बैंक लेंड मनी मेनली टू इन्वेस्टर्स। कमर्शियल बैंक किस चीज को लेंड करता है, मनी बेसिकली इन्वेस्टर्स को। दिस गिव राइज टू द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, जिस वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में बूम आता है। एंड लीड टू राइज इन द नेशनल इनकम, और इस वजह से क्या आता है, नेशनल इनकम के अंदर राइज आता है। काफी बच्चों की लाइनिंग समझ में नहीं आती। सर एक चीज बताओ, हम ये इन्वेस्टर को पैसे देते हैं, समझ में आ गया, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उससे क्या हो, उससे नेशनल इनकम कैसे बढ़ती है। मैंने कहा जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर जब लोग ज्यादा पैसा डालेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे अंदर, गवर्नमेंट के अंदर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस वजह से क्या होगी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा इंड्यूसमेंट होगा लोगों के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अगर उन्हें हायर रिटर्न मिलते हैं तो क्या होगा, लोग भी देखेंगे यार इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा ग्रोथ होगी हमारे नेशन की, ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। ओके, फिर दिस वीडियो हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बैंकिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस, 1 शॉट भी आ जाएगा अब इसका। ओके, हमने तीनों पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अगर आप नए इस चैनल पे, प्लीज लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मेरा नया चैनल है, प्लीज इसे ग्रो करने के अंदर आप अपना सपोर्ट दिखाएं। मैं हमेशा कहता हूं तो मुझे 1% दो, मैं तुम्हें अपना 110% दूंगा। सो टिल देन सी यू गाइस, फिर मिलते हैं अगले एक और वीडियो के अंदर। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस, बाय।